हमारी आज की कहानी का शीर्षक है उसके बिना और इसकी राइटर गीता सिंह जी हैं। बहुत एहतियात के साथ सुनील ने जया को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। फिर भी जया के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। सुनील परेशान हो उठा। आंखें खींच रहे हैं जया? नहीं, ठीक हूँ, रुको मैं पीछे कुशन लगा देता हूँ, फिर तुम आराम से सिर टिका लो। बस 1 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। कुशन पर सिर टिकाकर जया ने आंखें बंद कर ली। गाड़ी बहुत आराम से चलाना, ड्राइवर को सुनील ने कहा। सुनील ने आगे की सीट पर बैठे बेटे के हाथ से रैपर लेकर जया के ऊपर डाल दिया और एक दुलार भरी निगाह जया के चेहरे पर डालकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। आज पूरे 10 दिन बाद जया नर्सिंग होम से डिस्चार्ज होकर घर आ रही थी। 8 दिन पहले यूट्रस निकालने के लिए उसका ऑपरेशन हुआ था। कुछ तो ऑपरेशन की कमजोरी थी, कुछ शायद अहम हिस्सा शरीर से निकल जाने की वजह से वह एकदम बेजान सी हो गई थी। पिछले 1.5-2 साल से काफी परेशानी झेलने के बाद डॉक्टर ने यही सलाह दी थी कि ऑपरेशन करवा लो। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जानती तो वह भी थी, लेकिन 10-12 दिनों तक घर छोड़कर हॉस्पिटल में रहने की बात सोचकर ही वह कांप जाती। फिर भी ऑपरेशन तो करवाना ही था। इधर बच्चों की जाड़े की छुट्टियां भी थी। सुनील ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। एक बहुत बड़ा काम था यह सबके लिए। चलो, हर महीने की परेशानी और दर्द से निजात तो मिली। ऑपरेशन भी ठीक से हो गया था। टाँके भी काफी हद तक सूख चुके थे। बस कुछ दिनों के बेड रेस्ट के बाद वह फिर पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। पूरे 10 दिनों तक घर से दूर रहने के बाद वह आज अपने घर जा रही थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन जया का दिल आशंका और चिंता के मारे बैठा जा रहा था। उसके बिना उसके घर की जो दुर्दशा हुई होगी, यह सोच सोचकर उसकी घबराहट बढ़ने लगी। वह हमेशा यही कहती थी कि वह 2 नहीं 3 बच्चों को पाल रही है। सच, सुनील अपनी उम्र और अनुभव की सीमा के बाहर अपनी जरूरतों के मामले में एक बच्चे की तरह ही निर्भर था जया पर। जया को याद नहीं पड़ता कि शादी के बाद वह कभी इतने लंबे समय तक घर और सुनील को छोड़कर बाहर रही हो। शादी के बाद जब भी वह मायके गई तो सुनील के साथ ही गई। 3-4 दिन रुककर फिर सुनील के साथ ही वापस आ जाती। भाभी अक्सर चुटकी लेती, ये क्या कुंवर जी, क्या 2-4 रोज भी हमारी ननद रानी को आप हमारे पास छोड़ नहीं सकते? जवाब सुनकर सुनील मुस्कुरा देते। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे सुनील बस घर के सबसे छोटे होकर ही रह गए थे। छोटी छोटी बात पर माँ पर निर्भर रहना, हर बात उनसे पूछ कर करना उनकी कमजोरी सी बन गई। कभी कभी बाबूजी माँ पर बहुत गुस्सा भी हो जाते थे। तुमने तो इस लड़के को एकदम पैरासाइट बना दिया है। अभी तुम इसके लिए हर तरफ से ढाल बनकर खड़ी रहती हो। लेकिन माँ हमेशा अपनी स्नेहिल मुस्कान बिखेरती आश्वस्त सी रहती। मैं इसके लिए इतनी गुणी और समझदार बहू ढूंढ कर लाऊंगी जो मेरे बाद मुझसे भी बढ़कर इसकी देखभाल कर। जया की काफी तारीफ सुनने के बाद और खुद भी अपनी अनुभवी आंखों से बहुत जांच परख कर ही उन्होंने उसे अपनी बहू के रूप में चुना था। शादी के दूसरे दिन ही उन्होंने जया को अलग बुलाकर अपने लाडले और नाजुक मिजाज बेटे की सारी जानकारी उस पर सौंप दी थी और जया ने भी कभी उन्हें निराश नहीं किया। पति के रूप में सुनील बेहद प्यार करने वाले, अपनी सामर्थ्य भर पत्नी की हिफाजत और इज्जत करने वाले थे। ऐसे मासूम और भोले भाले पति के लिए तो कोई भी पत्नी अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करके भी अपने आप को धन्य मान। ऑफिस जाने से पहले तैयार होते समय जब सुनील जया से पूछता, जया जरा देखकर बताओ तो इस डार्क ब्राउन पैंट पर कौन सी शर्ट ज्यादा ठीक लगेगी, तो वह मन ही मन निहाल हो जाती हुई बनावटी मुस्कान देती। अब तुम अपने कपड़े तो कम से कम अपने मन से पहना करो। आखिर जेंट्स के कपड़ों के बारे में मुझे क्या मालूम। उसका रुमाल, पेन, गाड़ी की चाबी और ब्रीफकेस सब जया के भरोसे ही रहता। टाई तक वह जया के हाथ से ही बनवाने के लिए किचन तक चला आता। हाथ का काम रोक कर जया झुंझलाती तो उसकी खुशामद करता, अरे यार, इसी बहाने तुम कम से कम थोड़ी और देर तक मेरे इतने करीब आ जाती हो। ठीक यही आदत बच्चों ने भी पाल रखी थी। बेटी दिव्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और बेटा शांतनु 9वीं में था, लेकिन ये तीनों ही पूरी तरह उस पर निर्भर थे। खाने की मेज पर अगर जया एक एक चीज डोंगे से निकाल कर उनके प्लेट में ना परोसे तो वे शायद तो अपने आप पूरा खाना भी ना खा। कभी कभी तो जया सचमुच बहुत खींच जाती। हद हो गई बावलेपन की। आखिर मैं कहाँ तक तुम लोगों के पीछे पीछे लगी रहूंगी। दिव्या की हालत देखकर उसे सचमुच कभी कभी बहुत चिंता होती। उसकी उम्र की ही थी वह जब ब्याह कर आई। पूरा घर कितनी कुशलता से संभाल लिया था उसने। लेकिन दिव्या है कि बस पढ़ाई लिखाई और मौज मस्ती के अलावा कोई शौक है ही नहीं इस लड़की को। इसे दालों और मसालों तक की पहचान नहीं थी। अब जब भी यह दिव्या की हम उन लड़कियों के बारे में सुनती कि फलां लड़की तो खाना बना लेती है,
कितनी बार वह सोचती कि इस बार छुट्टियों में ज़रूर दिव्या से कुछ घर के काम करवाएगी, लेकिन हर बार अपनी नाजुक छुई मुई सी बेटी की रसोई के कामों में धकेलने पर उसका मन कच्चा होने लगा। ठीक है, मेरी बेटी ऐसी ही सही, जब अपने ऊपर पड़ेगी तो वह भी सब सीख लेगी। अभी तो मैं हूं ना सब कुछ करने के। सच बात तो यह है कि उसे अपने पति और बच्चों के लिए खटने में एक असीम खुशी मिलती है। जब भी वह कहती मैं तो काम करते करते मरी जा रही हूँ, तो मन ही मन वह कहीं बहुत खुश होती रहती कि धन्य है वह औरत जिसे अपनी गृहस्थी में दम मारने की भी फुर्सत ना मिले। किस्मत वाली औरतों को ही यह सुख नसीब होता है। हर रोज सुनील और बच्चों के बाहर निकल जाने के बाद पूरे घर की सफाई की कवायद शुरू हो जाती थी। शांति तो नाम की काम वाली थी। बस नपा तुला झाड़ू पोछे का काम निपटाकर फटाफट अजले और चिकनाई लगे बर्तन धोए और भाग खड़ी हुई। सोफों पर कुशन आड़ा तिरछा रखा हो, चादरें सिलवटों से भरी हो, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। दोनों बच्चों के कमरों में उनका सारा बिखरा सामान एक एक कर यथास्थान सहना उसकी आदत बन चुकी थी। उसे पता है कि थोड़ी देर बाद बच्चे आएंगे और फिर सारा सामान पूरे कमरे में बिखेर देंगे। शांति अक्सर टोकती, अरे मेम साहब, अभी ये सनी बाबा का बैट बॉल आप अलमारी में रख रही हो, शाम को फिर सनी बाबा इसे निकाल कर ले जाएंगे और फिर यहीं कोने में पटक दें। उसे वहीं दरवाजे के पीछे ही रहने दिया करो। क्यों रोज रोज की ये बेकार की उठा पटक करती? ऐसे तो फिर तू भी रोज झाड़ू फटका मत किया कर, बर्तन भी मत धोया कर, क्योंकि इन्हें दोबारा तो गंदा होना ही है। काम करके जाती है वह तो मैं ही जानती हूँ। जया को शांति का काम जरा भी नहीं पसंद, लेकिन वह क्या करती? उसके मन का काम तो दुनिया की कोई भी औरत नहीं कर सकती। फिर रोज रोज काम वाली बदलने से अच्छा है जो मिली है उसी से काम चलाया जाए। नर्सिंग होम जाने से पहले उसने शांति की काफी खुशामद की थी। उसके ना रहने पर वह दोनों टाइम का खाना किसी तरह बना दिया करे। उसे अलग से कुछ एडवांस पैसे भी उसने दे दिए थे। शांति ने पहले तो टाइम ना होने की दलील दी, फिर एहसान जताते हुए बोली, ठीक है 10-12 दिन की बात है, अब मेरे रहते बच्चे भूखे रहें यह भी तो मुझसे ना देखा जाएगा। नर्सिंग होम में पड़ी पड़ी जया दिन रात बस अपने घर और बच्चों के बारे में ही सोचती रहती। खुद ही दिन में 8-10 बार उसे दिलासा दिया करता था, तुम घर की चिंता बिल्कुल मत किया करो, वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, बच्चे भी मज़े में हैं। दिव्या और मम्मा तुम बस अपना ख्याल रखो, हम सब वहाँ एकदम ठीक से रह रहे हैं। क्या खाक ठीक से होंगे उसके बिना? आने से पहले वह सारी ज़रूरी दवाओं के साथ फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कर तीनों को बार बार बताकर आई थी। शांतनु को तो रोज़ ही कहीं ना कहीं चोट लगती है। दिव्या को भी एलर्जी की शिकायत है। सुनील को बीपी की रेगुलर दवाई लेनी होती है। पता नहीं सब कैसे चल रहा होगा। बच्चों से हटकर अब जया का ध्यान अपने बगीचे पर चला गया। एक एक पौधे की हिफाजत वह किसी बच्चे से कम नहीं करती। जाड़ों में रंग बिरंगे गुलाब और न जाने क्या क्या, सर्दियों की हल्की पीली धूप में जब उसके लगाए फूल अपनी छटा बिखेरते हैं तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाता है। बच्चों के साथ सुनील भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। लेकिन मजाल है कभी किसी ने उनके फूलों को थोड़ा सा पानी भी दिया हो, कभी एक तिनका भी तोड़ा हो। उन्हें क्या पता पूरी पूरी शाम कितनी मेहनत करती है जया इन फूलों के लिए। अब सारा बगीचा वीरान हो गया होगा। 10 दिन तक पानी ना मिल पाने पर क्या पौधे टिक पाएंगे? चलो अब इतना नुकसान तो होना ही है, बस वह एक बार पूरी तरह ठीक हो जाए फिर तो वह सब कुछ संभाल ही ले। जया उठो, घर आ गया। अचानक सुनील के कोमल स्पर्श से वह चौंक उठी। गाड़ी अंदर पार्टिकों में आ चुकी थी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर दिव्या भागती हुई बाहर आ गई। वेलकम हो मम्मा, वह चहकती हुई बोली। जया ने एक उड़ती हुई निगाह बगीचे पर डाली। अरे सारे फूल उसी तरह लहला रहे हैं जैसा वह उन्हें छोड़ कर गई थी। उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। शायद शांति ने पौधों को पानी देने का काम ले लिया होगा। ड्राइंग रूम से होते हुए अपने बेडरूम तक के रास्ते में उसने हर तरफ एक सरसरी निगाह डाली। सभी चीज़ें तो उसी तरह करीने से चमक रही थी। बेडरूम में भी हर एक चीज़ यथास्थान थी। न सुनील के कपड़े बेड पर पड़े थे और ना ही उसकी फाइलें ड्रेसिंग टेबल पर फैली थी। बाथरूम भी एकदम चमक रहा था। एक एक टाइल वह रोज़ अपने हाथों से घिसती थी। बेसिन और पॉट ब्रश से रगड़ रगड़ कर चमकाती थी। इसके अलावा तो बाथरूम में कोई दूसरा हाथ भी नहीं लगाता था। फिर उसके बिना सब कुछ इतना साफ सुथरा। वह बेड पर आकर लेट गई तो सुनील उसे लिहाफ से ढकता हुआ प्यार से मुस्कुराया। अब तुम आ गई हो जया, सहेजो अपनी
फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए क्षमा याचना भरे स्वर में बोला, हम सब ने बहुत कोशिश की जया कि तुम्हें कोई शिकायत का मौका ना दे। हम तीनों जी जान से तुम्हारी गृहस्थी संभालते रहे, लेकिन तुम्हारे जैसा कुछ भी नहीं हो सका। बस अब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ और फिर संभालो सब कुछ। सच पहली बार जाना कि हम सब कितने असहाय और अधूरे हैं तुम्हारे बिना। कहते कहते सुनील का स्वर भीग सा गया। सुनील क्षमा याचना कर रहा है या व्यंग्य, यह जया समझ नहीं पा रही थी। सब कुछ कितना अच्छे से तो संभाला इन लोगों ने। तभी दिव्या चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। लो मम्मा, मेरे हाथ की गरम गरम चाय पियो और ये सैंडविच मैंने बनाया है, खाकर देखो। जया एकटक अपनी बेटी को देखती रही। 10 दिनों में ही एकदम से कितनी बड़ी लगने लगी। थोड़ी देर में शांतनु हाथ में सब्जी और फलों से भरी टोकरी लेकर अंदर दाखिल हुआ। मम्मी देखो, मैं भी उसी कोने वाले बाबा से सब्जी और फल खरीदता हूँ जिसे तुम खरीदती हो, एकदम ताज़ी और बाजार से 1 रुपये सस्ती। टोकरी एक तरफ रखकर वह जया के पैरों से लिपटता हुआ बोला, आपके बिना यह घर अधूरा सा लगता था मम्मा, आप आ गई, अब फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तभी बाहर से शांति की आवाज़ आई, मेम साहब आ गई है क्या? अंदर आ जाओ मेम साहब। और वह पर्दा उठाकर अंदर आ गई। सुनील और बच्चे उठकर बाहर चले गए। जाते जाते दिव्या शांति को हिदायत दे गई, ज़्यादा बकबक करके मम्मा को तंग मत करना शांति, अभी उन्हें बहुत कमज़ोरी है। ज़मीन पर धप से बैठती हुई शांति बोली, अरे मैं भी जानू हूँ बिटिया, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कमज़ोरी तो होगी। शांति की ओर एहसान भरी निगाहों से देखती हुई जया बोली, अभी 1 हफ्ता रसोई का काम और देख लेना शांति, सचमुच मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, मैं तुम्हारा हिसाब ठीक से कर दूँ। अरे काहे का हिसाब मेम साहब, मुझसे तो किसी ने कुछ करवाया ही नहीं। दिव्या बेटी ने कहा कि बस मैं आटा गूंद दिया करूं और सब्जियां काट दिया करूं, सो मैंने तो बस इतना ही किया। और खाना कौन बनाता है? तुम्हारी बिटिया और साहब मिलकर बनाते हैं मेम साहब, हमसे तो जितना कहा उतना कर दिया। बाकी मेम साहब आपके घर के प्राणी सब बहुत लायक, दिव्या बिटिया तो जिस घर में जाएगी समझो उजाला कर देगी। आपकी सारी आदतें पाई हैं बिटिया ने, पूरा दिन आपकी तरह खटर पटर करती रहती है। सनी बाबा अपना कमरा खुद ही साफ करते हैं, बाहर से सौदा लाने का जिम्मा भी तो उन्हीं का है। जया की बंद आंखें देखकर शांति का प्रताप रुका। अच्छा आप थोड़ा आराम कर लो मेम साहब, मैं भी जाकर बर्तन निपटाती हूँ। जया ने अपना मुंह लिहाफ के अंदर कर लिया। उसके आंसुओं से तकिया भीगने लगा था। उसके बिना भी उसके पति और बच्चों ने उसका घर संसार इतने करीने से संवारा, यह उसके लिए कितने संतोष और सुख की बात। यहीं समाप्त होती है कहानी। धन्यवाद।